नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और न्यूज ब्रीफ के साथ मैं शीतल शर्मा। इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें, इस वक्त जम्मू में डीजीपी सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं। ये बड़ी अपडेट आ रही है। बैठक में पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा की समीक्षा की जा रही है। इसके साथ साथ आतंकी घटनाएं रोकने पर भी मंथन किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बैठक इस वक्त जम्मू में हो रही है। डीजीपी की अध्यक्षता में इस बैठक को किया जा रहा है। इस बैठक में पुलिस के बाकी अधिकारी भी मौजूद हैं और उनके साथ ये चर्चा की जा रही है कि आखिर इस वक्त जम्मू के अंदर खास तौर पर जो सुरक्षा के हालात बने हुए हैं, आतंकियों की लगातार मूवमेंट, आतंकियों के लगातार हमले और आतंकियों के साथ मुठभेड़ के जो मामले जम्मू कश्मीर के अंदर देखे जा रहे हैं, उनको लेकर भी ये मीटिंग काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। तो बैठक में पीएम के दौरे को लेकर भी समीक्षा हो रही है, क्योंकि पीएम मोदी जम्मू कश्मीर आने वाले हैं। उसको लेकर सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, उस पर भी ये चर्चा इस बैठक में हो रही है। बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग। और कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह भी जम्मू कश्मीर पहुंचे थे और उन्होंने भी यहां पर एक बड़ी बैठक की थी, मीटिंग की थी सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, ताकि जम्मू कश्मीर में जो बढ़ते हुए आतंकी घटनाएं हैं, जो आतंकियों की सक्रियता बढ़ रही है, उसको कैसे कम किया जाए, उस पर कैसे नियंत्रण लगाया जाए, उसको लेकर ये बैठकों का दौर चल रहा है। तो फिलहाल जम्मू में ये बैठक अभी हो रही है और इस बैठक में आईजी सहित कई अन्य आला अधिकारी मौजूद हैं। उनको डीजीपी की तरफ से तमाम दिशा निर्देश दिए जाएंगे, ताकि आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर भी अभी से सुरक्षा अलर्ट मोड पर रखी जाए और ये जो दौरा है पीएम मोदी का, वो सकुशल संपन्न हो जाए। शिल्पा शर्मा हमारे साथ, हमारी संवाददाता इस वक्त जम्मू से जुड़ी हुई हैं। शिल्पा, क्या जानकारी मिल पा रही है इस बैठक को लेकर? क्या ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिन पर इस बैठक में चर्चा होने जा रही है या हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए बैठक की जो है वो शुरुआत हो चुकी है और इस बैठक की बात करें तो पुलिस हेडक्वार्टर, जम्मू के पुलिस हेडक्वार्टर में ये बैठक हो रही है। डीजीपी के द्वारा ये सिक्योरिटी रिव्यू बैठक जो है बुलाई गई है। डीजीपी नवनीत प्रभात के द्वारा इस सिक्योरिटी रिव्यू बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में तमाम, आपको बता दें कि जम्मू संभाग के सभी रेंज के जो है वो में डीआईजी जो है वो मौजूद है, साथ ही साथ एसएसपी भी शामिल है और साथ ही साथ आपको बता दें कि आईजी भी इसमें जो है इस बैठक में जो है वो मौजूद है। इस बैठक में चर्चा की जाएगी। जो समय आप देखिए आतंकी घटनाओं में वृद्धि हुई है, घटनाओं को लेकर जो है वो यहाँ पर चर्चा की जाएगी, किस प्रकार से जो है वो प्लान को यहाँ पर तैयार किया जाएगा। और खासतौर पर आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि 19 अप्रैल को आने वाले हैं, ट्रेन का उद्घाटन, ट्रेन को जो है वो हरी झंडी दिखाएंगे और कश्मीर घाटी की तरफ जो है वो रवाना होगी। तो इन सबसे पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले जो है यहाँ पर सिक्योरिटी रिव्यू बैठक की जा रही है, ताकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे तो सफलता पूर्वक, शांति पूर्वक जो है वो ट्रेन का जो है वो उद्घाटन करे। और आतंकी घटनाओं में काफी समय से वृद्धि भी देखने को मिल रही है, तो तमाम चीजों को लेकर जो है वो इस समय चर्चा की जा रही है, जिसमें आईजी जो है वो मौजूद है और साथ एसएसपी मौजूद है, तमाम जिला के रेंज के जो है वो अधिकारी यहाँ पर जो है मौजूद है। जिस प्रकार से आपको बता दें कि डीआईजी सभी रेंज के जो है वो मौजूद है और तमाम चीजों को लेकर एक प्लान यहाँ पर जो है वो तैयार किया जाएगा। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो है वो एंटी टेरर ऑपरेशन में भी जो है, यानी कि उन्हें भी जो है वो बढ़ाया जाएगा, ताकि जो समय आतंकी घटनाएं हो रही है उनमें जो है वो कमी आए। बिल्कुल शिल्पा, देखिए पुलिस के कंधों पर बहुत तरह की जिम्मेदारी होती है। लॉ एंड ऑर्डर से लेकर आतंकियों की मूवमेंट हो या बाकी जो अन्य मुद्दे होते हैं, ये तमाम चीज़ें पुलिस को करीब से देखनी होती हैं। क्या उस पर भी चर्चा होगी? क्योंकि जम्मू में जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश आतंकी कर रहे हैं या आतंकियों के अलावा और भी चीज़ें हो रही हैं, ये लगातार निरंतर बढ़ रहा है। तो क्या ये भी मुद्दे इस बैठक में डिस्कस किए जा सकते हैं डीजीपी की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले ये बैठक हो रही है, तो बैठक की काफी ज्यादा अहम भी मानी जा रही है, क्योंकि दौरा होने से पहले बैठक करना, यानी कि तमाम चीजों का जो है वो जायजा लेना कि समय सिक्योरिटी किस प्रकार से है, क्या कुछ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ प्लान जो है वो यहाँ पर बनाया गया है, ताकि शांतिपूर्वक, सफलतापूर्वक जो है वो ट्रेन का उद्घाटन जो है वो किया जा सके। और साथ ही साथ देखिए तमाम चीजों को लेकर इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो या फिर सीआरपीएफ के जवान हो, वो चप्पे चप्पे पर इस समय निगरानी रख रहे हैं। और हाईवे की अगर मैं बात करूं तो आप वहां पर देखेंगे सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। जम्मू का जो प्रवेश द्वार है वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात है और हर एक चीज पर निगरानी रख रही है। तो इस समय जो आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं, किश्तवाड़ की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए 3 आतंकियों को भी मार गिराया है, लेकिन जो इनकाउंटर हो रहे हैं, जो आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं, उन तमाम चीजों को लेकर जो है इस समय चर्चा की जा रही है और एक प्लान को यहाँ पर जो है वो तैयार किया जाएगा, ताकि जो आतंकी घटनाएं बढ़ रही है उनमें जो है वो कमी आए।
बिल्कुल शिल्पा, देखिए कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह भी जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। उन्होंने भी बैठक ली थी, मीटिंग की थी, जो कि गृह मंत्रालय के अधीन है। ये तमाम चीज़ें होती हैं, पुलिस भी गृह मंत्रालय के अधीन होती है। ऐसे में क्या ये समझा जा सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह का भी ये साफ संदेश है पुलिस के लिए, जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, कि आने वाले समय में आप जैसे चाहें आतंकियों का खात्मा कर सकते हैं, आपके लिए खुली छूट है, बस जम्मू कश्मीर में शांति बहाल रखनी है, आतंकवाद का जो साया खत्म करने की कोशिश या जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर काम करना है। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जब यहाँ पर पहुंचे थे, जम्मू का उन्होंने दौरा किया था, तो वो कठुआ के विनय पोस्ट में पहुंचे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है वो अपनाई जाए। जो इस समय आतंकवादी छिपे हुए हैं, चाहे वो पहाड़ी इलाकों में हो या फिर कहीं पर गुफाओं में छिपे हुए हैं, तो उन्हें ढूंढ कर जो है वो न्यूट्रलाइज किया जा सके। और OGW वर्कर जो एक कहीं ना कहीं माध्यम जो है, मीडिएटर जो है वो बने हुए हैं, उनको उन पर भी जो है वो पूरी तरीके से नकेल कसी जाए। तो कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की यहाँ पर उन्होंने बात की है, वो कहीं ना कहीं अपनाते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पे चर्चा की जाएगी, ताकि जो आतंकी घटनाएं यानी कि जम्मू कश्मीर में जो अशांति फैलाने का पाकिस्तान प्रयास कर रहा है, उन प्रयासों को पूरी तरीके से जो है वो विफल किया जा सके। शिल्पा, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, डीजीपी जब कठुआ में एनकाउंटर चल रहा था, जिस समय हमारे कुछ जवान शहीद हुए थे, उस समय उन्होंने एक बयान दिया था, कुछ बातें कही थी कि आतंकियों को हम छोड़ेंगे नहीं, उनको चुन चुन कर मारेंगे, जितने भी आतंकी यहाँ पर छिपे हुए हैं जम्मू के संभाग में खास तौर पर। लेकिन अब चुनौती इसलिए बढ़ गई है शिल्पा, क्योंकि कठुआ से लेकर उधमपुर के ऊपरी इलाके हों, डोडा के ऊपरी इलाके हों, किश्तवाड़ के ऊपरी इलाके हों, पुंछ राजौरी भी इससे पीछे नहीं है। अब एक पूरा जम्मू संभाग जो है वो कहीं ना कहीं एक सेंटर के तौर पर आतंकियों की तरफ से इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या ये भी एक रणनीति रहेगी कि कैसे आतंकियों को जिले स्तर पर एक्टिव नहीं होने देना है, जिले स्तर पर सक्रिय नहीं होने देना है, क्योंकि जब उनका कदम बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है ये पूरे संभाग के लिए चुनौती बनती जाएगी। देखिए, डीजीपी नलिन प्रभात की ये बैठक करना ये बेहद ही अहम बैठक है, और इससे साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है, ये दर्शाया जा रहा है कि जो इस समय पाकिस्तान प्रयास कर रहा है जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने का, उससे जो है उन प्रयासों पर जो है वो पूरी तरीके से पानी फेरा जा सके, उन प्रयासों को जो है वो विफल किया जा सके। और जिन जिलों की आपने बात की, आपने देखी कहीं न कहीं इससे पहले राजौरी और पुंछ में आतंकी घटनाओं की वृद्धि जो है वो देखने को मिलती थी, लेकिन अब कहीं न कहीं कठुआ की तरफ जो है वो रुख करते हुए नजर आ रहे हैं, और उधमपुर की तरफ जो है वो आतंकवादी रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जहां पर ये यानी कि जो इनका गढ़ बना हुआ है कहीं न कहीं कठुआ और उधमपुर में, तो उस गढ़ को जो है वो तोड़ा जा सके। जो OGW वर्कर्स हैं, जो इनका सहारा बन रहे हैं, जो इन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, फूड शेल्टर इन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन्हें उन पर भी जो है वो नकेल करती है। तो इन तमाम चीजों को लेकर क्या रणनीति रहेगी, किस प्रकार से प्लान रहेगा, और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, तो इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो बातचीत की जाएगी, और एक प्लान यहाँ पर एक रणनीति को तैयार किया जाएगा, ताकि एक ग्रिड जो है वो तैयार किया जा सके। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो, CRPF के जवान हो, ITBP यानी कि सिक्योरिटी फोर्सेज है, उन्हें जो है वो तैनात किया जाएगा, और जगह चप्पे चप्पे पर उनकी जो है वो तैनाती देखने को मिलेगी, चाहे फिर वो हाईवे हो या फिर आप देखेंगे छोटे से बड़ा एरिया। कटरा की अगर मैं बात करूं, देखिए कटरा में वहां पर वो पहुंचने वाले हैं, दौरा उनका रहने वाला है, जनसभा वहां पर वो करने वाले हैं, तो वहां पर पूरी तरीके से जो है वो तैनाती की जाए, ताकि शांतिपूर्वक सफलतापूर्वक जो है वो कार्यक्रम जो है वो पूरी तरीके से जो है वो सफलतापूर्वक रहे। बिल्कुल, इसी पर पुलिस की नजर भी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिल्पा, आप इस बैठक पर नजर बनाए रखेगा, क्योंकि जैसे बैठक खत्म होगी उसके बाद भी हम आप तक इसकी अपडेट पहुंचाएंगे कि आखिर क्या ऐसे मेन पॉइंट्स रहे हैं जिन पर चर्चा हुई है। जो बातें हमने भी डिस्कस की, प्रधानमंत्री का मोदी का दौरा है ही है, उसके अलावा आतंकियों की बढ़ती हुई सक्रियता, उनके हर जिले में एक्टिव होना, या बाकी अन्य चीज़ें, लॉ एंड ऑर्डर जैसे मुद्दे हैं, या जो क्राइम जैसे मुद्दे अब जम्मू में भी पनपने लगे हैं, वो भी एक बड़ा मुद्दा पुलिस के सामने। आगे बढ़ेंगे। CPIM विधायक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा है कि वक्फ बिल के वजूद में आने के बावजूद अभी सभी रास्ते बंद नहीं हुए हैं। लोकसभा और राज्यसभा में भी भारी मात्रा में वक्फ बिल के खिलाफ वोटिंग हुए हैं, और इससे मुस्लिम समुदाय को उम्मीद की एक किरण नजर आई है। हाल ही में तमिलनाडु के दौरे से वापस लौटे तारिगामी ने बताया है कि CPIM की कॉन्फ्रेंस में वक्फ बिल के खिलाफ प्रस्ताव पास किया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इस बिल के जरिए मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। तारिगामी से इस पूरे मामले पर खास बातचीत की है हमारे संवाददाता इरफान फाजिल ने। आइए आपको बताते हैं क्या कहना था उनका। मैं एक चीज़ बताऊंगा, जहाँ तक वक्फ में तरमीम लाई इस सरकार ने पार्लियामेंट में, और बाद में पार्लियामेंट ने बड़ी तादाद में वोट डाला इसके उनके बिल के बारे में। लेकिन एक और बड़ी तादाद, ये भी एक खबर है जो हमारे सामने काफ़ी हौसला अफजा है,
वो ये है कि बड़ी तादाद ने पार्लियामेंट मेंबर ने इसके खिलाफ भी वोट डाला। 232 लोकसभा में और राज्यसभा में कितने? बड़ी तादाद ने इस बिल के खिलाफ वोट डाला। इसके मुताबिक उम्मीद जिंदा है, आगे बढ़ने के रास्ते पूरे तौर पर बंद हुए नहीं। ये हमारे लिए हौसला अफजा बात है। तो इस वजह से मेरा मानना ये है कि यह नाइंसाफ़ी है। हमारी पार्टी ने अभी तमिलनाडु में मदुराई में कॉन्फ्रेंस में, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया और जिसमें बरमला कहा ये अक़लियती हुकूक पर एक असॉल्ट है, मुसलमान अक़लियत को निशाना बनाया जा रहा है। और इस वजह से जहाँ तक ताल्लुक है हमारी पार्टी का, हमारा मौक़िफ़ पहले से ही वाज़ेह है। वक़्फ़ का सवाल हो, हर कम्युनिटी को इख्तियार है अपने एसेट्स का, अपनी प्रॉपर्टीज़ का दिफा करे, उनका इंतज़ाम चलाए। सरकार को ये हक नहीं है कि वो उन जो एरियाज में दखल अंदाजी कर ले जो उनका बनता नहीं है हक। ममता बनर्जी की स्टेटमेंट को आप किस नज़र से देखते हैं? एक सीधा मना कर दिया, ठुकरा दिया। नहीं, अभी आगे आने वाले वक्त में हम भी कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, मगर छुपी साधी जा रही है। देखा जाए तो असेंबली में भी कहा गया कि बस छुपी साधी गई और इस पर नहीं। ये छुपी साधी किसने? इतना शोर था वहाँ, कौन सा मेंबर है मेरे ख्याल में रूलिंग पार्टी से लेकर कॉन्फ्रेंस को लेकर रूलिंग पार्टी ने वहाँ आप देख लीजिए कितना क्या किया। उन्होंने ही, उनके मेंबरान ने ही आवाज़ उठाई, हमने आवाज़ उठाई और लोगों ने भी आवाज़ उठाई कि ये गलत है और ये एक हमला है ये जो मुसलमानों के हुकूक पर, वक़्फ़ के मामलात पर। ये बरमला कहा असेंबली में। आपने कहा कि अभी आवाज़ उठानी चाहिए, आपने कहा आवाज़ उठानी चाहिए। सुन लीजिए ना, लेकिन ये ज़रूर है कि स्पीकर साहब ने ये कहकर कि ये सब जजिस मामला है, बहस करने की इजाज़त नहीं दी। लेकिन ये आप कहेंगे कि आवाज़ नहीं उठी, शोर किया, काफ़ी 2 दिन 3 दिन मुअत्तल रही पूरी कार्रवाई। इसी इशू को लेकर मेंबरान ने अपनी तरफ से कोशिश की और ये कोशिश बराबर जारी रहेगी। खुदा को याद करना, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, या कह सकते हैं कि गॉड इज ग्रेट, क्या ये यार ये अपनी अपनी चॉइस है। मैं तो ये चाहूँगा कि जहाँ हम अल्लाह अकबर जो अपना अकीदा होगा वो कर लें। कोई मजहब बताया गया जामे मस्जिद मत बनाइए असेंबली को, वो जिन्होंने बताया उनसे पूछ लीजिए। वैसे आपका इस पे क्या सर टेक? मैं सिर्फ यही कहूँगा, ये अकीदे का सवाल है हर एक का, कौन सा अकीदा है, क्या मस्जिद में करना है, क्या मंदिर में करना है। What will be your next move for amendment of bill? नेक्स्ट मूव यही है कि आपके सामने बात की और मैं यहाँ भी जम्मू कश्मीर के आवाम से अपील कर लूँगा, हमारे इख्तलाफात अपनी जगह, यार आपसी इख्तलाफ का फ़ायदा वो ना उठाए जो डेस्परेट हैं हमारे हुकूक को छीनने के अमल में हमसे। ऐसा ना हो कि हमारी फूट की वजह से उनको फ़ायदा मिला, उस पर हमें थोड़ा सा संजीदा बनना होगा। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दक्षा अंद्राबी ने कहा है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक रेल के पहुंचने से जम्मू कश्मीर में और खुशहाली आने वाली है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली जाने के लिए पहले जहां कश्मीर के लोगों को जम्मू जाना पड़ता था, वहीं अब ये रेल सेवा शुरू होने से लोग कश्मीर से सीधा दिल्ली पहुंच पाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी स्वयं इस रेल सेवा का उद्घाटन करने आ रहे हैं और 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर तीकी की तरह राह पर दौड़ रहा है। दूसरी ओर डॉक्टर अंद्राबी ने स्टेटहुड पर पूछे गए सवाल पर भी अपना पक्ष रखा है। आइए आपको बताते हैं क्या कहना है उनका। दिल्ली से जो दूरी थी वो पहले ही कम हो गई थी, अब दिलों की दूरियां तो मिट गई हैं। अब रेल से बहुत खुशहाली आएगी, यहाँ पे लोग आ जाएंगे। दिल्ली में जो जैसे हम वंदे भारत की बात करते हैं तो हमें जम्मू जाना पड़ता था और जम्मू से रेल में बैठना पड़ता था। अब वही रेल दिल्ली से हम बैठेंगे और यहाँ पहुँच जाएंगे। ये बड़ी बात है और खुद प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं जम्मू में, कटरा में, और इसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं। तो ये हम सब जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक खुशायन बात है। और भी डेवलपमेंट होगी क्योंकि आपने देखा 5 अगस्त 19 के बाद जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पे गामजन है और ये तरक्की अब खुशहाली में बदल जाए ज़्यादा बेहतर है। तो जो लोग ये राग अलाप रहे हैं स्टेटहुड स्टेटहुड, काम करने से उनको कौन रोक रहा है? आपने नहीं देखा 5 अगस्त 19 के बाद
जम्मू कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हो रही है। और जिसको काम करना होता है वो राग नहीं अलापता है। और स्टेटहुड वक्त आने पे हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने जो वादा किया है वो पत्थर की लकीर है, और पार्लियामेंट में ये बात साबित हो गई है, और पार्लियामेंट में ही ये फैसला हो जाएगा। और मैं ये कहना पूरा चाहूंगी, पार्लियामेंट में ही ये फैसला होना होगा। रही बात कि अब जो ये लोग कह रहे हैं हमें ये मिले तब हम ये काम करेंगे, क्या जब इलेक्शन आए उनको नहीं मालूम था कि हम यूटी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारे पास ये पावर्स है, उन्होंने लोगों से जो वादे किए हैं वो मुकम्मल करें, उनको कौन काम करने से रोक रहा है? इधर रामबन जिले में आज पेश आए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य घायल हो गए। यह हादसा आज सुबह 4 बजे के करीब बनिहाल के नजदीक तब पेश आया जब बकरवाल परिवारों को राजौरी जिले के त्रयाट से लेकर श्रीनगर की ओर जा रही एक टाटा मोबाइल गाड़ी बनिहाल में रेलवे पुल के नजदीक पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 9 महीने की एक बच्ची सहित 9 लोग घायल हो गए। घायलों को बनिहाल के उपजिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनके प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जीएमसी अनंतनाग शिफ्ट कर दिया गया। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर अपनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। ये आज 3:30-4 बजे के बाद एक दर्दनाक हादसा हुआ रेलवे टी चौक के पास, जिसमें 2 लोग क्रिटिकली इंजर्ड हैं और एक की मौके पे ही मौत हो गई, जिसका हमें काफ़ी अफसोस है। तो ये 3:30 और 4 बजे के बीच में ये हादसा हुआ। बहुत ही दर्दनाक हादसा था। जो फैमिली जा रही थी, कश्मीर जा रही थी, ये दर्दनाक वाक़या 4 बजे के करीब रेलवे चौक में पेश हुआ। हमारी यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन सारी रात से ही बैठी हुई थी, पूरा मैनेज कर रही है, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ, लेकिन जो जान चली गई उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में आता जगह करे। बाकी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो किया टाइम पे किया, ऑन टाइम सब कुछ ठीक ठाक रहा। देश भर में आज फायर सर्विसेज डे पर उन वीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अपनी जानों की परवाह न करते हुए बलिदान दे दिया है। जम्मू में भी आज फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट ने हर साल की तरह इस बार भी एक कार्यक्रम का आयोजन कर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान डिपार्टमेंट के उपकरणों की प्रदर्शनी लगाकर लोगों को इसकी जानकारी देने के साथ साथ आग लगने की सूरत में जान माल के बचाव के लिए सुझाव भी दिए गए हैं। इस कार्यक्रम में डिपार्टमेंट के डायरेक्टर आलोक कुमार सहित अन्य अधिकारी भी विशेष तौर पर मौजूद थे। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट ने आज से जगह जगह लोगों को जागरूक करने की मुहिम भी छेड़ दी है और इन सभी गतिविधियों का समापन 20 अप्रैल को होगा। ऑफिसर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए अकाउंट्स ऑफिसर श्री संजय नगरी, ऑफिसर श्रीमान 7 एनजीओ करने के लिए 2 मिनट का मौन धारण होगा। शहीदों को श्रद्धांजलि दे। हमारे पास शेयर कटर है, जो कि शटर के अंदर आग, दुकानों की आगे जो होती हैं वो दुकानों के अंदर आगे लगी होती हैं कि बंदे अंदर सो जाते हैं और बाहर से ताला मार देते हैं, तो वहाँ पर भी ये ताला हमने काटे। कार की होती है सॉलिड लिक्विड और क्या कहते हैं सॉलिड लिक्विड गैस और मेटल की आग। सबसे बड़ी घटना आप देखेंगे जो हमारा आंकड़ा है और हमारा एनालिसिस है, उसमें सबसे ज्यादा 50% से ज्यादा घटनाएं फायर ये अपने इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के कारण होता है। इसके बाद और भी हमारे छोटे छोटे चीजें हैं जो हमारे अवेयर भी हैं, बावजूद इसके हमारे स्लैकनेस के कारण हम ध्यान नहीं दे पाते। जैसे गैस का सिलेंडर है, कई बार हम कोई चीज चढ़ा जाते हैं और चले जाते हैं और इंगेज हो जाते हैं और इन बिटवीन गैस का वो सिलेंडर चल रहा होता है लेकिन आग बुझ जाती है। जब आप माचिस की तीली लगाते हैं और आग लग जाता है। हम एक रूटीन बना लें कि घर की उस किचन से जब भी बाहर जाएं तो उसका नॉब बंद कर दें।
सोने जाए तो हम बंद कर दें नॉब, वो सेकंड्स भी नहीं लगता, लेकिन हम कितना बड़ा सुरक्षा कर देंगे कि हम शांति से सो सकते हैं। जब आप घर से बाहर कहीं जा रहे हैं तो ये याद रखें कि भाई हम मेन स्विच ही बोर्ड को हम बंद कर दें, जिससे कोई भी इंसिडेंट ना हो पाएगा। इसी ढंग से देखिए, कई बार हम सिगरेट पीने का तो वैसे सरकारी तौर पर प्रतिबंध लगा हुआ है, बावजूद इसके लोग सिगरेट तो पीते हैं, लेकिन सिगरेट का बट कई बार लहलहाते हुए खेतों में हम फेंक जाते हैं। और जम्मू प्रोविंस की मैं बात करूं तो समर्स में करीब 20% घटनाएं ऐसी होती है जो कहीं न कहीं हमारी कोताही से सिगरेट का बट फेंक देने से या कहीं पर आग जलाया गया है और हम नहीं बुझाते प्रॉपर, और उससे खेत में पके हुए फसल होता है और उसमें आग की घटना घटती है। सिमिलर कश्मीर में भी ये होता है। हम कई बार सिगड़ी जला करके रात में रख देते हैं, बेड के अंदर रख लेते हैं और उससे धीरे धीरे पकड़ लेता है और आग की घटना घटती है। कश्मीर में तो और भी वुडन स्ट्रक्चर है, जब आग लगती है और खास करके देवदार और उसके बने हुए लकड़ी के फर्नीचर है, ऐसा जलता है कि जब तक पूरी तरह जल नहीं जाता पूछता नहीं। कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा ने देश के संविधान के निर्माता, राजनीतिक और समाज सुधारक बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बाबा साहेब को आज देश भर में याद किया जा रहा है, जिसके चलते उधमपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेते हुए उन्होंने स्वर्गीय अम्बेडकर को अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब द्वारा संविधान के रूप में दी गई देन को कभी भी नहीं भुलाया जा सकेगा। उन्होंने एकता और भाईचारे का संदेश दिया था और अगर हर कोई उनके संदेश पर अमल करता है तो वो दिन दूर नहीं जब भारत विश्व गुरु बनकर दिखाएगा। इस कार्यक्रम में उधमपुर की DC सलोनी राय सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने बाबा साहेब को अपनी श्रद्धांजलि दी। तो P15 वाले बच्चे जो हैं, जो आज के कार्यक्रम में हे भारत के महामानव, एक तारीखी दिन है आज का, और बाबा साहब अम्बेडकर का जो आज का यहाँ प्रोग्राम उनके जन्मदिन पे मनाया, ये भी एक मिसाली प्रोग्राम था। मैं समझता हूँ कि बाबा साहब ने जो हमें एक तोहफा दिया कानून की शक्ल में, और जो उनका नारा इक्वलिटी और बराबरी और प्यार और मोहब्बत का था, आज इस मुल्क को उसी की ज़रूरत है। और अगर हम इन लेटर एंड स्पिरिट बाबा साहब की जो सोच थी उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के आरएसपुरा स्थित कार्यालय में भी आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को उनके जन्म दिवस पर श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व मंत्री व बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी सहित विधायक प्रोफेसर घारूराम भगत, जिला बॉर्डर प्रधान रिंकू चौधरी और बीजेपी के अन्य नेता व कार्यकर्ता भी इस मौके पर मौजूद थे। मनाई जा रही है, जयंती को आज हम जहाँ भी कार्यालय में मना रहे हैं, इसलिए हम सब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ड्यूटी कराई श्रद्धांजलि। कार्यक्रम में हम सबकी एक लिस्ट बनाई है, पंचायत में रहेंगे वो 2 दिन ये कार्यक्रम, और ये कार्यक्रम हमने 18 और आपको बता दें कि कौन कौन कार्यकर्ता कहाँ पे रहेगा। संदेश देते थे पढ़ो और लड़ो। सबसे पहले हमें अपनी पढ़ाई करनी एक दिन। चलिए, न्यूज ब्रीफ में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।